नॉन स्टॉप न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अगर भाजपा ऐसा करती है तो इससे चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। संजय निषाद ने दावा किया है कि यूपी के 160 सीटों पर निषाद समुदाय का प्रभाव है। राज्य में निषाद समुदाय के 18% वोट हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है। आपको बता दें, इसके पहले संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी मांगें रखी थी। संजय निषाद ने कहा कि अगर वो हमें खुश नहीं रखेंगे तो वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम अपने आरक्षण के लिए भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें, निषाद ने विगत दिन संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए भाजपा को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इससे भाजपा को भी खुशी होगी और निषाद पार्टी भी खुश रहेगी। आपका क्या कहना है, कमेंट में प्रतिक्रिया दें। आपको बता दें, निषाद पार्टी ने दावा किया है कि प्रदेश में 160 विधानसभा क्षेत्र निषाद बहुल हैं और 70 क्षेत्रों में निषाद समुदाय की आबादी 75,000 से ज़्यादा। निषाद पार्टी 1,100 सीट जीतने का संकल्प लेकर जो है बूथ स्तर पर काम कर रही है। हमें मुख्यमंत्री न सही उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव में जाने से जो भाजपा को फायदा होगा। क्या कहना है, आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश को बता दें, कोरोना की सेकंड स्टेज थमने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाई शुरू होगी और इसके लिए विभाग छात्रों के अभिभावकों से सहमति मांग रहा है। स्कूलों को सहमति पत्र का प्रोफार्मा और लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। जल्दी शिक्षा विभाग शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कोरोना संक्रमण निरंतर होते ही ऑनलाइन चल रही शिक्षा व्यवस्था को फिर से ऑफलाइन पद्धति पर लाने की कवायद शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, परिस्थितियां इसी तरह से और सामान्य होती चली गई तो अगस्त से माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए बोर्ड अभिभावकों के मन की बात जानने में जुटा हुआ है। उनसे ऑफलाइन पढ़ाई करने पर सहमति मांग रहा है। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश के मऊ से खबर है। आपको बता दें, जनपद में इस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की चयन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की स्थिति आपको बता दें, ओपो की स्थिति बनी। सभी ब्लॉकों संबंधित कार्यालयों के कर्मचारियों से घनिष्ठता बताकर बिचौलिया चयन कराने के लिए सीधे साधे लोगों से धन उगाही करने में मस्त है। लेकिन यहाँ का प्रशासन कह रहा है किसी प्रकार से बिचौलियों की मनमर्जी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। आपको बता दें, मऊ उत्तर प्रदेश से खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी की भर्ती में किसी प्रकार का निमित्ता नहीं है। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के चयन के लिए आवेदन देने की तिथि बीत चुकी। स्कूल पास तथा 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी और 5 साल की सेवा पूरी करने वाली सहायिकाओं की प्रोन्नति भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर होनी। अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने 21 जनवरी 2021 को जारी अपने आदेश में लिखा कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव अथवा शहरी क्षेत्र में बाढ़ की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसके बाद विधवा अथवा परित्यक्ता महिला को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 56,460 रुपये वार्षिक आय नियत रखी गई है। अब सवाल आता है, एक ही श्रेणी की कई महिलाएं आ जाने पर इंटर, बीए और एमए के अंकों के प्रतिशत में 10 के भागफल को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। एक ही मेरिट आने पर अधिक आयु वाली आवेदकों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, मेरिट के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा शूटिंग रेंज को शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें, इसके लिए मुख्यमंत्री निर्देश जारी कर दिया और कहा है कि जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। चंद्रो तोमर का इसी साल 30 अप्रैल को कोविड से निधन हो गया था। वह बेहद मजबूत इरादों वाली थी और इसी वजह से उन्होंने बड़ी उम्र में शूटिंग जैसे खेल में अपना नाम बनाया। शूटर दादी चंद्रो तोमर के मजबूत जज्बे को इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अंतिम सांस तक भी लोगों की मदद करती रही। अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव व अन्य मरीजों की मदद में जुटी रही। इस दौरान कई मरीजों को मदद भी मिली तो मरीजों ने दादी का आभार भी व्यक्त किया। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें, अब जनपद जालौन से खबर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर 199 व्यक्ति मृत हो गए हैं और 11,306 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 22 है और विगत दिन एक नया केस आया है। अब आती है बाढ़ की स्थिति। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बरेली जोन में जो है बाढ़ का कहर है। शाहजहांपुर के कई गांव गंगा में समा गए हैं। आपको बता दें, यहाँ ग्रामीण नाव के सारे चल रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत में शारदा के कटान से दहशत है। उधर खीरी में शारदा, घाघरा और मुहाना नदियां उफान पर हैं। जिले में 44 गाँव में भरा पानी होने से ग्रामीणों की जीवन जो है मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, विगत दिन शाम 6 बजे नरोरा, बिजनौर, हरिद्वार से 3,24,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे बदायूं इलाके में 1-2 दिन बाढ़ के हालात बने रहेंगे। शाहजहांपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मिर्जापुर क्षेत्र के आजाद नगर सहित कई अन्य गांव हैं जो बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था न होने से ग्रामीण भी जो है अपने निजी नाव के सहारे काम चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यह खुलासा मामले की जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी से हुआ है। बता दें, अर्जी आरोपियों उमर, गौतम और जहांगीर को रिमांड पर लेने के लिए दी गई थी। यूपी एटीएस जांच के बाद कोर्ट में दाखिल रिमांड अर्जी में बताया गया कि आरोपियों से धर्मांतरण के रजिस्टर बरामद हुए। बताया ये भी गया है कि
यही नहीं, मोबाइल डिटेल से भी बड़ी जानकारियां मिली हैं। आपको बता दें, देश की आबादी संतुलन को बदलने की साजिश की जा रही है। विदेशी संस्थाओं की फंडिंग की जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। यही नहीं, रिमांड अर्जी में भी कहा गया है कि आरोपियों द्वारा धर्म बदलने वालों के मन में उनके मूल धर्म के लिए नफरत भरी गई, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। क्या कहना है इसको लेकर आप अपने कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी से जुड़े हुए ताजे भाव के बारे में। लखनऊ के सराफा बाजार में सोना जो है 10 ग्राम का भाव 48,130, कल की तुलना में 60 रुपये जो है सोना गिरा। वहीं अगर 1 किलो चांदी का रेट सराफा बाजार में 69,120 रुपये रहा। कल लखनऊ के सराफा बाजार में सोने का भाव 48,190 रुपये और चांदी का भाव 69,370 रुपये था। आपको बता दें, रोजाना सोने और चांदी के भाव घटते और बढ़ते रहते हैं, इसलिए आपको सोने और चांदी के भाव की अपडेट प्राप्त करने के लिए रोजाना खबरों को देखना चाहिए। ज़्यादातर सोने की ज्वेलरी 22 कैरेट से बनती है, इसी के आधार पर ज्वेलरी की कीमत भी तय होती है। गोल्ड ज्वेलरी की कीमत सोने की बाजार कीमत के साथ साथ सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, सोने का वजन और GST के आधार पर तय होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि आप सोने की सामग्री बनवाते हैं तो किस तरीके से जो है आपका रेट तय होने वाला है। तो आपको बता दें, सोने और चांदी और पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार घटते और बढ़ते रहते हैं। अगर इनकी अपडेट आपको लगातार प्राप्त करनी है तो रोजाना खबरें देखिए। आपको बता दें, ज़्यादातर सोने की ज्वेलरी 22 कैरेट से ही बनाई जाती है। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबरें जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। नॉन स्टॉप खबरें इसी तरीके से पाने के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, आपको रोजाना जो है अपडेट मिलती रहेगी। आपको बता दें, ज़्यादा खबरों के लिए आप gmhnews.in पर विजिट कर सकते हैं, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से अलग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने और जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने संविधान में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुत्सित कार्य किया था तो उसका प्रखर विरोध स्वतंत्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था वह नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का।